This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की PSL स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान सुबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में PSL के छठे एडिशन का मेला सज चुका है और कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL के मैचेस धुआंधार तरीके से जारी हैं। PSL 6 के मैचेस पर तबसरों और तजज़िये के लिए हमने दावत दी है यंग एनालिस्ट अली रज़ा को, जो कि क्रिकेट के उमूर पर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं और इनकी बहुत अच्छी ग्रिप भी है। तो इनसे आज के इस प्रोग्राम में हम PSL के आने वाले मैचेस पर इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी जानेंगे और इनका तबसरा और तजज़िया भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो अली रज़ा, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। तो पहला सवाल ये है आपसे कि अब तक जितने PSL के मैचेस हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि किस किस्म का मयार सामने आया प्रोडक्शन के हवाले से, या जो टीम का कम्बिनेशन चल रहा है, जो प्लेयर सिलेक्शन है, तो एक मयारी लीग की हैसियत में आप क्या समझते हैं कि PSL उस स्टैंडर्ड को टच कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले बात यह है कि मैच का मेयार बनता है प्लेयर्स के साथ। अगर आप इन प्लेयर्स को देखें तो मुझे नहीं लगता कि PSL 6 जो PSL के बाकी एडिशन हैं उनके स्टैंडर्ड को मैच करता है। PSL जिस तरह स्टार्ट हुआ, फर्स्ट में जैसे सेकंड में ग्रोथ हुई, PSL IPL के बाद सबसे अच्छा ब्रांड बना। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो ये भी कहा गया, एक वक्त वो भी था कि PSL जो है वो IPL और बिग बैश के बाद कई माहिरीन की राय में तो जो ब्लास्ट टूर्नामेंट इंग्लैंड के अंदर होता है T20 ब्लास्ट, उससे भी ज्यादा ऊपर जा चुका था। IPL के बाद जो सबसे ग्रोथ वाला लीग था वो PSL था। और अब देखा जाए, अनफॉर्चुनेटली इसमें अपने ही प्लेयर्स को मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में इज्जत नहीं दी जा रही। तो अगर आप देखें प्लेयर्स की लाइनअप तो इसमें काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर्स भी आ चुके हैं, कुछ प्लेयर डेब्यू भी कर रहे हैं, और जो हमारे अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है। देखा जाए अहमद शहजाद, उमर अकमल हो गए, शाहजेब हसन हो गए, खुरम मंजूर हो गए, जुनैद खान हो गए, टैलेंटेड बॉलर। तो ये लोग मुझे तो किसी भी टीम में नज़र नहीं आए। आई डोंट नो वाई उनकी जगह डेब्यू वाले प्लेयर्स को रखा गया है। तो अब आप खुद ही बताएं कि इसमें क्या स्टैंडर्ड सेट होगा, इंटरनेशनल क्या मैसेज आएगा कि पाकिस्तान जो अपने ही प्लेयर्स को इज्जत नहीं दे रहा, उसमें लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा। अच्छा, इसी तरह हम जब IPL की बात करते हैं या बिग बैश की बात करते हैं, हम देखते हैं कि जितने भी T20 के स्पेशलिस्ट, जो क्रीम जिसको समझी जाती है, वो सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर मैं डेविड वार्नर की बात करूँ, एरन फिंच की बात करूँ, ABD विलियर की बात करें, आयन मॉर्गन की बात करें, ये सारी क्रीम समझी जाती है, ब्रेंडन मैककलम है। लेकिन जब PSL की बात आती है तो चलें, ये भी शुक्र है कि इस मरतबा किर्स गेल को हमने यहाँ पर मौका दिया और वो आ भी गए। लेकिन जो क्रीम समझी जाती है वो इसमें PSL में मिसिंग, क्या वजह, आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं हम उनको बुला पाते? जब तक इंटरटेनमेंट और हिटिंग नहीं होगी, क्राउड पुल नहीं होगा। कराची में जब मैच स्टार्ट हुए हैं, आपने क्राउड का हाल देखा है कि हम क्राउड पुल करने में नाकाम हुए हैं। बेशक कोविड है, पेंडेमिक बिल्कुल है, उसके बावजूद भी क्राउड पुल नहीं हो सका। उसकी वजह सबसे पहले लो स्कोरिंग मैचेस। अब PSL 1 से देखिए, PSL का स्टार्ट लो स्कोरिंग मैचेस से होता है। IPL के कभी भी हमारे मैच हाई स्कोरिंग नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पर बड़ा अहम आपने ये नुक्ता उठाया कि जब हम पिचेस बनाते हैं, चलें दुबई में या शारजा में, जब हमारा पहले 3-4 एडिशन होते रहे तो हमें वहाँ का तो बिहेवियर पता था कि बहुत स्लो पिचेस है, मादी में उनका ये रिकॉर्ड रहा। लेकिन लाहौर या कराची या मुल्तान या इस्लामाबाद, ये जो हमारी अपनी लोकल पिचेस हैं, यहाँ पर तो हमारे क्यूरेटर्स बहुत अच्छे तरीके से इन पिचेस को जानते हैं, इनका बिहेवियर समझते हैं। तो क्या ये वजह है कि हम स्टार्ट के अंदर इतनी स्लो पिचेस बना देते हैं कि बमुश्किल टीमें 140-150 तक जाती हैं, और जो क्राउड जो T20 में हल्ला गुल्ला डिमांड कर रहा होता है कि 180, 190, 200 स्कोर बने, तो क्यों नहीं हम ऐसी पिचेस बना पाते? सुभान भाई, बात यह कि कराची का विकेट अगर आप देखें तो अभी भी फ्लैट है। बिल्कुल ठीक है, उसमें बैट्समैन को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब बैट्समैन सेट हो जाए तो उसको रोकना वहां पे नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन अब जो पहले स्टार्ट के पहले सर्कल के जो ओवर्स हैं उसमें अनइवन बाउंस दिखा गया है और फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, और हमारे कुछ प्लेयर ऐसे लूज शॉट्स भी खेल रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप पहले मैच में इमामुल हक की शॉट देखें,
तो बिल्कुल भी वो शॉट खेलने का नहीं था। वो उनको बाहर जाती हुई बॉल थी, उन्होंने छेड़ा उसको, बिल्कुल वो पहली बॉल पे बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो उन्होंने थोड़ा इमाम की, अब बात हम बाद में करेंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और विकेट पे थोड़ा सा ग्रास भी है, यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिल रही। फिलहाल तो फास्ट बॉलर्स का बोलबाला है। लेट्स सी, आगे देखते हैं, जब विकेट स्लो होगा तो आगे स्पिनर्स को आगे प्रेफरेंस मिलेगी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक पिचेस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सके T20 के, जो कि जिसको आप आम भाषा में मार धाड़ कहते हैं, वो फिलहाल नहीं हो रही। और उसकी मेन वजह ये भी है कि हमारे पास पावर हिटर्स भी नहीं है। आप मुझे बता दी स्क्वाड में कितने पावर हिटर्स हैं? जितने भी स्क्वाड हैं, इसमें क्रिस गेल हो गए, और मेरे ख्याल में कामरान अकमल, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, विकेट कीपर उनको बोल सकते हैं। और मुझे और नहीं मोहम्मद, देखें, अगर हम पावर हिटर की बात जी। करते हैं तो कराची में शर्जील खान जी बहुत अच्छी पावर हिटिंग करते जी हैं। फिर मुल्तान में खुशदिल शाह जो कि जी जी, पिछले खुशदिल शाह, PSL में भी, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो नेशनल T20 कप हुआ एक पावर। जी फिर आसिफ अली हमारे पास हैं। फिर जी, सुहेब बिल्कुल। मकसूद ने अभी जो पिछले हालिया जी, एक दो जी। सीजन में परफॉर्म किया एज अ जी। पावर हिटर। तो पावर हिटर तो हमारे पास हैं, जी लेकिन उसके बावजूद स्टार्ट के अंदर जो हमें दिक्कत आ रही है, मिसाल के तौर पर पावर प्ले के जो पहले 6 ओवर होते जी हैं, उसमें अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बन चुका है कि 6 ओवर में कम से कम भी 50, 55, 60 रन तक जाती हैं जी, टीमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ 36, 40, 44 ये एक एवरेज जो है वो स्कोर सामने आ रहा है। जी तो पावर हिटर का होना और उसके बावजूद इस तरह का रिकॉर्ड, तो क्या आप ये समझते नहीं है कि जो पिचेस हैं ये बुनियादी तौर पर सही तरीके से T20 के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रही और बन भी नहीं रही वैसे जैसी होनी चाहिए? सुभान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पिचेस का स्टैंडर्ड वो नहीं है। और अभी आपने बात की क्रीम प्लेयर्स जो T20 के पूरी दुनिया में खेलते हैं, बिल्कुल हमारे पास लोकल पावर हिटर इसमें हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनल जो आए हैं वो पावर हिटर की उसमें नहीं आते। वो आप ज़्यादातर देखें तो वो कुछ डोमेस्टिक वो खेले हुए हैं, अपनी कंट्री से काउंटी खेले हुए हैं, और जहाँ से ऑस्ट्रेलिया देखे तो अपने क्लब से खेले हुए हैं। वो कोई बड़े नाम नहीं है। फिर ये वजह भी तो हो सकती है ना कि जो खिलाड़ी हम लेके आए हैं वो जी। सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा खेले हुए नहीं है, जी, इन जी। कंडीशन से फेमिलियर नहीं है। जी जी तो यहाँ पर वो जाहिर एडजस्ट होने जी। में कुछ टाइम लेंगे, तो क्या ये वजह भी हो सकती है? जी, बिल्कुल ये वजह भी है, और पिचेस की भी बात बिल्कुल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पिचेस का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है। पावर प्ले के पहले 6 सर्कल में इतने रन्स नहीं हो रहे, तो उसकी मेन वजह मैं समझता हूँ पिचेस हैं। और दूसरा जो आपने क्रीम प्लेयर्स की बात की, उनका ना होना, यार ओपनिंग में भी ज़्यादातर वो नहीं नज़र आ रहे, जो जिसकी यह वजह मुझे नज़र आती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस हवाले से कि PSL की जो प्रोडक्शन है जी। वो जिस तरह हम सब जानते हैं कि PCB खुद कर रहे हैं, बल्कि PCB ने इससे पहले जो साउथ अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज थी, या फिर हमारा जो कायदे आजम ट्रॉफी मेन फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट था, फिर हमारा वनडे कप आया, फिर नेशनल T20 कप, तो PCB ने अनाउंस किया था कि हम 16 मॉडर्न कैमरास के साथ और ड्रोन भी लेके आएंगे। फिर हमने सुपर स्नीकर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए देखा। फिर हमने बिग बैश के तर्ज पर जो प्लेयर्स के साथ ड्रोन की मदद से गुफ्तगू की जाती है वो टेक्नोलॉजी भी देखी। फिर उन सब से बढ़कर हमने DRS का इस्तेमाल भी देखा। जी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो शिकायत इस सिलसिले में सामने आ रही है वो ये है कि हमारे ग्राफिक्स अच्छे नहीं हैं। आप अगर मैचेस में स्कोर कार्ड दिखाते हैं या जो नीचे स्कोर का टिकर चल रहा होता है, जब हम उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो वो बहुत सारे अफराद सोशल मीडिया पर ये कमेंट कर रहे हैं कि वो देखने में बहुत दिक्कत पेश आती है। तो ग्राफिक्स का मयार बहुत ज़्यादा, बल्कि कमेंटेटर्स ने अभी हालिया सीरीज़ में भी इस बात पर सवाल उठाया, जी लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये जो ग्राफिक्स का इशू है ये सेट नहीं हो सका। तो क्या समझते हैं अभी PCB वालों का मयार ही बस यही कुछ है, या वो जानबूझकर नहीं करना चाहते, या कोई बीच में अना आड़े आ रही है? सुभान भाई, मैं समझता हूँ कि जब PSL पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ है तो PSL के मेयार में काफ़ी फ़र्क आया है उससे। आप देखें कि जब दुबई में मैच हुए थे, शारजा में हुए, अबू धाबी में हुए, तो वहाँ पे ग्राफिक्स का स्टैंडर्ड भी बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा था। अच्छे, क्योंकि उस वक्त हमने और बाहर से कंपनी हायर की हुई थी, जी वो एक प्रोफेशनल जी अंदाज में चला रहे थे उसको। और मेरे ख्याल में कि हमारी बदकिस्मती समझिए पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की भी कमी है। तो PCB मुझे इस बारे में बिल्कुल रिलैक्स नज़र आता है, जैसे उनको कोई परवाह नहीं है, एक चीज़ चल रही है तो चल रही है। तो मतलब उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर दुनिया में हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा, व्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे या अच्छा, नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि PCB का ये इकदाम बहुत अर्ली था कि उन्होंने बगैर अपने जो उनके मुलाजमीन थे, जो उनका IT डिपार्ट था, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेन करने से पहले ही उन्होंने खुद प्रोडक्शन करने का फैसला सिर्फ इस वजह से किया ताकि जो रेवेन्यू है उसमें एक बहुत बड़ी कास्ट, जिस तरह हम सब जानते हैं कि प्रोडक्शन वाले ले जाते हैं, जी तो वो बचाने के लिए, ताकि सारा पैसा PCB की अपनी जेब में जाए, तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप, क्या समझते नहीं है कि बहुत ज़्यादा अर्ली ले लिया है? उनको खिलाड़ियों के पहले जो उनके
आईटी का स्टाफ था, पहले उसको ट्रेन करते, पहले उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ एडजस्ट करवाते, उसके बाद फिर वो ये खुद स्टेप उठाते। जी सुभान भाई, मैं इसमें समझता हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। बिल्कुल। उसके लिहाज से पीसीबी के पास इतना वर्कलोड नहीं है, उनके पास इतना ट्रेन स्टाफ आईटी डिपार्टमेंट में नहीं है कि जो प्रोडक्शन कर सके, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। बिल्कुल उन्होंने स्टेप बहुत अर्ली लिया है, उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था और उनको पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो पहले अपने प्रोफेशनल्स को, चाहे उनको बाहर से भी हायर कर सकते थे, वो ज़्यादातर वो पे ज़्यादा ले लेते, लेकिन पीएसएल का स्टैंडर्ड ग्राफिक्स गिरने से उससे बच सकती थी और व्यूअर उससे, मेरे ख्याल में आजकल जो देख रहे हैं इंटरनेट, वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो रहे हैं कि पीएसएल का स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है। इतना लीग जो उठा आईपीएल के बाद, उसमें अगर इस किस्म की ग्राफिक्स आएंगी तो सवाल तो उठेंगे उस पर। तो पीसीबी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अच्छा, कमेंट्री के मयार के बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है कि हम अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, अगर हम इंडिया के अंदर भी अगर देखें, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाकरा इंडिया से रहता है, इसलिए हम अक्सर अपने कंपैरिजन में इंडिया को ही शामिल करते हैं। तो वहाँ पर भी जब उर्दू के अंदर कमेंट्री की जाती है, उसका अपना ही एक मयार होता है, उसमें प्रोफेशनल कमेंटेटर्स बुलाए जाते हैं। हमारे यहाँ अभी तक ये चीज़ समझने से हम कासिर हैं कि कमेंटेटरी जो है वो एक अलग शोबा है और जो खिलाड़ियों का बोलना है, जो एनालिसिस है या तजज़िया है, वो बिल्कुल एक अलग पोर्शन है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो प्लेयर्स होते हैं साबिका, उन्हीं को कमेंटेटर बनाकर तो पीएसएल के ऊपर हम कमेंट्री करवा रहे होते हैं। तो क्या आप ये समझते नहीं हैं कि कमेंट्री का जो ग्राफ नीचे जा रहा है, उसकी ये बड़ी रीज़न है कि हम जो प्रोफेशनल कमेंटेटर्स हैं वो कम हायर करते हैं और जो लोकल हमारे प्लेयर्स हैं या जो हमारे माजी के हीरोज़ हैं, हम उनको एज ए कमेंटेटर, जिसको मेक शिफ्ट कमेंटेटर्स कहते हैं, तो क्या समझते हैं? अब थोड़ी सी शायद व्यूअर्स को भी मेरी बात बुरी लगे, आपको भी हो सकता है बुरी लगे, हम हर चीज़ में इंडिया का मुकाबला करते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक नाइंसाफ़ी है। इंडिया का सिस्टम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, वो बहुत बड़ा कंट्री है, हमारा उनसे मुकाबला बिल्कुल किसी भी शोबे में, इस टाइम क्रिकेट में नहीं है। तो जहाँ तक आपने कमेंट्री की बात की, आपको पता होगा कि बीसीसीआई बाकायदा कमेंटेटर को ट्रेन कर रहा है। वहाँ पे अकेडमीज़ हैं प्रोफेशनल, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, वो बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। हमें हमारे कंट्री में जो ये जो अच्छा क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर जो बोलता है, उसको हम कमेंटेटर बना देते हैं। जो थोड़ा सा बोलने के काबिल होता है वो कमेंट्री बॉक्स में आ जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है उनको बाकायदा वहाँ पे डोमेस्टिक में करते हैं, वो वहाँ से ट्रेन ले, फिर उसके बाद आईपीएल में आते हैं या वो इंटरनेशनल में आते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे आपको पता है, हमारी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है तो इतने बड़े बड़े सीजन्स हो और उसमें कमेंट्री करें और वो ट्रेनिंग पाएँ। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया से कंपैरिजन करना बिल्कुल ही बेकार है इस टाइम। तो पीसीबी को चाहिए कि एक तो इंस्टीट्यूशन बनाए जिसमें कमेंटेटर्स को वो ट्रेन कर सकें। अगर कोचेस की ट्रेनिंग हो सकती है तो कमेंटेटर्स क्यों नहीं हो सकती? आप उनको ट्रेन करें, बिल्कुल प्रोफेशनल एक शोबा होना चाहिए जैसे इंडिया में है और बाकी मुल्क कंट्रीज़ में भी है। वो ये नहीं कि वो तमाम साबिक अपने प्लेयर्स को बिठा देते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल इस चीज़ के उन्होंने लोग रखे हुए हैं। आप देखें, जैसे आपको मैं इंग्लैंड के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे प्लेयर्स बहुत कम नजर आते हैं। जी बिल्कुल। उनका जब T20 ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर जितने भी ऑफिशियल उनके जो प्रोफेशनल कमेंटेटर्स हैं वही हमें कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम देखते हैं कि उनका जब बिग बैश होता है तो नो डाउट कि वो प्लेयर्स को वहाँ पर एज अ कमेंटेटर इन्वाइट करते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम होती है और प्रोफेशनल कमेंटेटर, बेशक वो फीमेल हों या मेल हों, वो वहाँ पर ज़्यादा उनको प्रमोट करते हैं। तो आप बिल्कुल सही ये बात कर रहे हैं कि बैरून दुनिया के अंदर बाकायदा एक शोबा है जहाँ पर कमेंटेटर्स को अलग से इस्टेब्लिश किया जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। हर्षा भोगले क्रिकेटर तो नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप उनकी कमेंटेटर सुने तो सुन के मजा आता है, अच्छा लगता है, वो इतने नॉलेजेबल आदमी है वो। तो बिल्कुल पीसीबी को आई थिंक इस बारे में सोचना चाहिए कि उनको एक शोबा, जब जहाँ पे इतना पैसा लग रहा है, नेशनल एनसीए में लग रहा है, और आप कोचेज को ट्रेन कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहे हैं, तो वाई नॉट कमेंट्री। जी नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू
की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करेसी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम PSL का जो मयार चल रहा था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं जो हमारे आने वाले मैचेस हैं, जो इस वीक के अंदर मैचेस खेले जाएंगे, उन पर ज़रा हम अली रज़ा से इनका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या इनका जो एनालिसिस है वो उनसे जानते हैं। तो अली, जिस तरह अब पहला जो आज का मैच है वो कराची और मुल्तान के दरमियान खेला जाएगा जी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑन द पेपर एक तो परफॉर्मेंस है ना जो इनकी चल रही है, ऑन द पेपर सबसे पहले ज़रा बताएं, तजदिया करें
कि कौन सी टीम ज़्यादा जिसका पलड़ा भारी महसूस हो रहा है आपको? आप बेशक परफॉर्मेंस की बात करें या ऑन द पेपर बात करें, कराची साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग टीम है। मोमेंटम जो उन्होंने फाइनल से गेन किया, जैसे वो उन्होंने पहला मैच जीता, ये आसान नहीं होता। फाइनल खेलने के बाद पहला मैच दोबारा आके जीतना तो मुश्किल होता है। तो कराची इस टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, ऑन द पेपर भी स्ट्रॉन्ग है, और मुल्तान अपने पिछले दोनों मैच हारा हुआ है। तो मेरे ख्याल में कराची के चांसेस इस मैच में काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, कराची में चूंकि ये पहला मैच दिन में खेला जाएगा दोपहर 2 बजे, तो कराची की कंडीशन को देखते हुए क्या टॉस इम्पोर्टेंस रखेगा, या कि जिस तरह अब हम देखते हैं कि टॉस बिल्कुल ही एक गैर अहम चीज़ होती जा रही है, और प्रोफेशनल बिलखुसूस T20 के अंदर हम देखते हैं कि टीम पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे, दिन के मैचेस में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शाम के मैचेस में हम देखते हैं कि ड्यू फैक्टर आ जाता है। पाकिस्तान में जब एशियाई कंडीशन में जहाँ भी मैच हो ड्यू पड़ती है। और फिर हम कराची के बारे में ये भी समझते हैं, बल्कि ये जानते हैं कराची के रिकॉर्ड में, कि शाम के टाइम जब समंदरी हवा चलती है तो सीमर्स को वहाँ पर काफ़ी हमने फ़ायदा, और आखिरी सेशन में टेस्ट मैचेस में हिस्ट्री रही है कि बॉलर जो हैं वो विकेटें लेते हैं। तो इस लिहाज से आप क्या समझते हैं कि टॉस इम्पोर्टेंस होगा या कि नहीं? सुभान भाई, आप जितने भी मैचेस अभी जितने भी PSL में हो चुके हैं, आप देखेंगे सब टीमें चेज करके जीती हैं इस टाइम पर। तो T20 का ये एक माइंडसेट बन चुका है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बन चुका है कि चेज में ही जीता जाता है। मेरे ख्याल में टॉस यहाँ पे इतना मैटर नहीं करेगा, और जो दिन की कंडीशन है, विकेट पे थोड़ा सा ग्रास भी है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जो भी टीम जीतेगी वो पहले बॉलिंग लेगी, क्योंकि अर्ली ऑन पिच के ऊपर सीम और स्विंग होने का जो चांस है वो ज्यादा होंगे। तो वो उनका ज्यादातर माइंडसेट यही होता है कि जल्द से इनको आउट किया जाए, उसके बाद आके कम स्कोर होगा तो उसको जल्दी आके चेज किया जाए और मैच को खत्म किया जाए। अच्छा, पिच की कंडीशन को सामने रखते हुए और उसके बाद जो अभी तक PSL का कम्बिनेशन टीमों ने खिलाया है और जो परफॉर्मेंसेस वो प्लेयर दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मुल्तान को और कराची को उसी स्क्वाड के साथ ही अगले मैच में आना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि किसी चेंजेस की ज़रूरत है? या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको एज़ा में ये कहूँ कि टीम चूज़ करें मुल्तान की भी और कराची भी, तो आपके तजदिये के मुताबिक कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है? वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे? अच्छा, मेरे ख्याल में मुल्तान को थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। अच्छा। मुल्तान को सीमर्स को लाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम विकेट पे सीमर्स के लिए हेल्प है, बिल्कुल बॉल कैरी हो रहा है, और मुल्तान जो है वो लेग स्पिनर्स के साथ अभी जा रहा है। अभी हमने देखा कि शाहिद आफरीदी और उस्मान कादिर जो है वो खेल रहे हैं। रिस्ट स्पिनर सुभान भाई इस टाइम विकेट पे ग्रास है तो उनको ग्रिप नहीं मिल रही अच्छी तरह से। यहाँ पे सीमर्स को हेल्प भी, मुल्तान को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है उनको। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल, क्या आप ये नहीं समझते कि कराची की पिच का, हम ये सब जानते हैं कि एक रिकॉर्ड है कि स्टार्ट में थोड़ी स्लो पिचेज रहती हैं। स्लो से मुराद ये है कि वहाँ पर स्कोर कम बनते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग के लिए वो साजगार होती है। लेकिन जैसे जैसे पिच पुराना होता जाता है तो स्पिनर्स के लिए एकदम वो जो माहौल है जो फास्ट बॉलिंग को मदद कर रहा होता है, वो फिर स्पिनर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब जिस तरह एक वीक मुकम्मल हो चुका है, अब पिच जो है वो फ्रेश नहीं रही, तो आप नहीं समझते कि अब आने वाले जो मैचेस हैं उनमें स्पिनर्स का और बिलखुसूस रिस्ट स्पिनर्स का, क्योंकि T20 के अंदर रिस्ट स्पिनर जिस टीम के पास अच्छे होते हैं उसके वो उनका विनिंग प्लेयर समझा जाता है, तो क्या स्पिनर्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं होगी? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आपको आप देखेंगे अगले मैचेस में स्पिनर का बोलबाला होने वाला है। आगे जैसे ग्रास विकेट पे कम होगा, स्पिनर यहाँ पे बिल्कुल बॉल ग्रिप भी करेगा, ब्रेक भी होगा, गुगली भी अच्छी होगी, तो आगे आप देखेंगे। और सब कॉन्टिनेंट में आप देखें, पहले दूसरे दिन टेस्ट मैचेस में भी हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। जैसे विकेट स्लो होता है, दूसरा तीसरा दिन आता है तो स्पिनर्स का वहाँ पे बोलबाला शुरू हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, और इसलिए मुल्तान को एक तो मैचेस के लिए सीमर्स को खिलाने की जरूरत है। आगे मुल्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इमरान ताहिर हैं, शाहिद आफरीदी हैं, उस्मान कादिर हैं, आगे इनकी बॉलिंग इनको हेल्प करेगी। और बैटिंग ऑर्डर के अंदर अभी हमने देखा कि शान मसूद पिछले टूर्नामेंट के अंदर कैप्टन भी थे, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स भी खेली। अनफॉर्चुनेटली वो जब आखिरी राउंड कोरोना के बाद जब स्टार्ट हुआ तो वो वहाँ पर मैच नहीं जीत सकी, और हमने उनको बिल्कुल रोल आउट करते हुए मोहम्मद रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस से फ़ायदा उठाते हुए उनकी मैनेजमेंट ने ये सोचा कि हम उनको एज अ कैप्टन लेके आए। यहाँ तक तो चलें ठीक है, लेकिन आपका वो खिलाड़ी जो पिछले 3 एडिशन के अंदर आपका कैप्टन रह चुका है और एक अच्छी कैप्टनसी के साथ उस टीम को लेकर चला, फिर एज अ बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करता रहा, और आपने जैसे ही रिजवान आता है तो आपने उसको टीम से ही वॉश आउट कर दिया। और तो क्या समझते हैं कि शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती? सुभान भाई, नो डाउट रिजवान इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बिल्कुल वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम। उनके यूरो टेस्ट में भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं फिटनेस में।
जहाँ तक बात है शान मसूद की, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि शान मसूद के साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है। यहाँ पे साफ आप देख रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स का आंसर नजर आ रहा है। बिल्कुल शान मसूद बिल्कुल T20 के प्लेयर हैं, वो बिल्कुल कैपेबल है कि वो T20 खेल सकते हैं। यहाँ पे उनको स्क्वाड से ड्रॉप करना, पहले मैच में भी ड्रॉप करना, दूसरे में भी बहुत बड़ी जाती है। अब ये प्लेयर को, यही चीजें प्लेयर को इफेक्ट करती हैं। जब उनको बैकिंग नहीं मिलती तो उनके बैक ऑफ द माइंड चीजें चलना शुरू हो जाती हैं कि शायद हम इस काबिल ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसा उनकी बिल्कुल स्क्वाड में जगह बनती है। और मुल्तान सुल्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स को नहीं देखना चाहिए। रिजवान नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनकी फॉर्म से फायदा उठाया। और रिजवान की जहाँ तक बात है, आपको भी पता होगा, आप बड़े समझदार आदमी हैं। रिजवान आगे आपको सब कुछ पता होता है। आपको रिजवान आगे पाकिस्तान के तो जा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा हंसना भी होना चाहिए यार। अच्छा। रिजवान आगे पाकिस्तान के कैप्टन भी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बल्कि वो अभी न्यूजीलैंड में जी बाबर आजम की गैर मौजूदगी में हमारे कैप्टन ही थे, टेस्ट में और टेस्ट में वाइस कैप्टन भी हैं वो। बिल्कुल। तो रिजवान बिल्कुल अच्छे कप्तानी भी करते हैं अच्छी, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शान मसूद को भी यहाँ पे खिलाना चाहिए। वो अच्छा, ये बताएं कि इस पहले मैच के अंदर दोनों टीमों की जानिब से आपके तजदिए के मुताबिक वो कौन से 2 या 3 खिलाड़ी अहम किरदार अपनी अपनी टीमों की जानिब से कर सकते हैं, जिनको हम की फैक्टर कहते हैं, वो कौन से हो सकते हैं? मुल्तान के लिए देखे रिजवान है, बिल्कुल नो डाउट रिजवान हो गए। और दूसरे उस्मान कादिर को यहाँ पे लाजमी खिलाना चाहिए। जब तक आपके प्लेयर को मार नहीं लगेगी, वो नहीं सीखे। उस्मान कादिर इजा, लेकिन अगर हम उस्मान कादिर की बात करते हैं तो एक तो जाहिर है कि अब्दुल कादिर के बेटे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने अपने वालिद से वो फन सीखा लेग स्पिन का। और अगर हम अभी इस वक्त के एरा में देखें तो पूरी दुनिया में जितने भी रिस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं, इस छोटी सी एज के अंदर उनकी बॉलिंग में जो बिलखुसूस गुगली पर ग्रिप है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। जी बिल्कुल। और हमारे इस वक्त एरा में ठीक है कि शादाब खान हैं, यासिर शाह हैं और जाहिद महमूद भी मौजूद हैं, लेकिन जो गुगली उस्मान कादिर कर रहे हैं वो बाकी किसी दूसरे बॉलर में नजर नहीं आती। और फिर हमने ये भी देखा है कि वो इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं जी, क्योंकि लेग स्पिनर का मिजाज होता है कि वो कुछ रन खाकर फिर विकेट लेते हैं, लेकिन इनके यहाँ दोनों चीजें नजर आ रही है कि ये स्ट्राइकर भी हैं, विकेट भी ले रहे हैं और रन भी कम दे रहे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस्मान कादिर बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, कराची की तरफ से नो डाउट कि शर्जील खान और बाबर आजम का किरदार बहुत अहम होगा, लेकिन एक चीज हम अक्सर देखते हैं कि बाबर आजम जब फ्लॉप होते हैं तो तब बेशक वो कराची की जानिब से खेल रहे हो या वो पाकिस्तान की नेशनल टीम की तरफ से खेल रहे हो, हमने ये देखा है कि वो टीम गिर जाती है। उनकी बैटिंग का 80 to 90% जो डिपेंडेंस है वो बाबर आजम पर होती है, और जब से शर्जील खान दोबारा वापस आए हैं तो बहुत ज्यादा उन पर रिलाई हो रहे हैं। तो क्या ये की फैक्टर होने के साथ साथ डिसएडवांटेज नहीं है कि जब आपका मेन प्लेयर अगर फ्लॉप होता है तो फिर आपकी पूरी बैटिंग गिर जाती है? तो क्या ये की फैक्टर है या डिसएडवांटेज है? मैं इस कराची की टीम में मैं ऐसा नहीं समझता कि अगर बाबर आजम आउट जल्दी होते हैं तो जैसे आपने पहले मैच जो क्लार्क ने जैसी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। यहाँ पे इंग्राम भी हैं इनके पास, मोहम्मद नबी भी हैं, और यहाँ पे इनके एक ऑलराउंडर आए, आपने डैन क्रिस्टन आपने देखा, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के, बल्कि उनको तो दुनिया भर में बहुत एक्सपीरियंस है, और ऑलराउंडर हैं ये, और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो इस स्क्वाड में सुभान भाई मैं समझता हूँ कि बाबर आजम अगर जल्दी आउट होते हैं तो कराची को इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 2 या 3 खिलाड़ी अगर मैं आपसे कहूँ तो की फैक्टर कौन से हो सकते हैं क्या कराची के लिए? कराची के जी ओपनर्स तो बाबर आजम जैसे वो तो है ही हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ डैन क्रिस्टन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर टीम को कोई क्राइसिस होता है तो उनका नंबर भी शिफ्ट कर, आप उनको इमाद को उनसे ऊपर ही भेज सकते हैं आप। इमाद अगर नीचे आते हैं तो फिर बैटिंग की ऑप्शन भी बढ़ती है, तो इनके पास बैटिंग की ऑप्शंस काफी हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बाबर आजम, डैन क्रिस्टन और कॉलिंग इंग्राम को भी मैं समझता हूँ कि वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अच्छा, कराची के पास ठीक है कि मोहम्मद नबी एक अच्छे स्पिनर हैं जी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बाकी टीमों की निस्बत आपको कुछ वीक नजर नहीं आता? जी बिल्कुल वीक, क्योंकि इन्होंने पिछले सीजन के अंदर एक बहुत ही इनका एक स्पिनर थे मोहम्मद उमर जी, उनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था कि वो अपकमिंग स्टार बनने वाले हैं जी, लेकिन हमने देखा कि इस मरतबा उन्होंने उनको टीम से रिलीज कर दिया जी। तो क्या स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि अब आने वाले PSL के मैचेस जो हैं वो स्पिनिंग की तरफ ज्यादा उनका रुझान होगा, तो समझते नहीं है तो कराची के पास अच्छे स्पिनर? हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि कराची ने ज्यादातर ऑलराउंडर की उसमें स्पिन को कवर करने की कोशिश की है, जो ये मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगा।
क्योंकि जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है बिल्कुल ऑलराउंडर वैसी बॉल नहीं कर सकता। जब आगे स्पिनर का बॉल वाला होगा तो इनको प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, मैच प्रिडिक्शन आपकी क्या है कि ये जो चूंकि कराची का होम जो ग्राउंड है उनको होम क्राउड भी सपोर्ट कर रहा होगा, तो क्या कराची ये मैच इजीली निकाल लेगा या कि मुल्तान इनको टफ टाइम देगा? क्योंकि मुल्तान के पास बहुत अच्छे मैच विनर प्लेयर मौजूद हैं और बिलखुसूस जो मोहम्मद रिजवान की, सुहेब मकसूद की और उस्मान कादिर की फॉर्म चल रही है। अगर ये तीनों क्लिक कर जाते हैं तो फिर क्या कराची को मुश्किल नहीं आ जाएगी? कराची की सुबह में मैं नहीं समझता कि मुश्किल आएगी या आनी चाहिए, क्योंकि उनका जो इस टाइम मोमेंटम है, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उनका, मुल्तान इस टाइम थोड़ी सी गिरी हुई है। बिल्कुल। तो उनका जो बिल्कुल उनके पास क्रिस लेन है, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं मुल्तान के पास काफी। बल्कि अभी हमने लेटेस्ट मैच में देखा कि जेम विंस बहुत अच्छी फॉर्म में थे। तो स्क्वाड तो उनका भी तगड़ा है। स्क्वाड तगड़ा, और आप लास्ट मैच देखें तो मुल्तान ने रन भी काफी किए हैं, 194 उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली पेशावर ने वो चेस कर लिया क्योंकि उनके पास अच्छा सीमर नहीं था। तो वो बॉलिंग उनकी रन नहीं बचा सकी, लेकिन मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में कराची हैज अपर हैंड। अच्छा, जिस तरह अभी हमने बात की है पहले मैच की, अभी शाम का मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है। ऑन द पेपर तो हमें दोनों टीमें तकरीबन बैलेंस नजर आ रही हैं क्योंकि दोनों तरफ जो है अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। परफॉर्मेंस को देखते हुए और जब आपस में ये दोनों उतरेंगे तो कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या समझती हैं कौन सी टीम का जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है? सुभान भाई, मैं समझता हूँ यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी एज अपर, मुझे लगता है कि उनके पास कॉम्बिनेशन जो उनका सेट हुआ है, उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं, तो कॉम्बिनेशन उनका सेट होता है तो पेशावर ज़ल्मी यहाँ पे इस्लामाबाद को टफ टाइम दे सकती है। अच्छा, हमने अभी एक बहुत ही अच्छी पिक देखी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कि उन्होंने हसन अली को, जो कि इससे पहले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से सारे सीजन खेलते आ रहे थे, वो चूंकि पीछे अनफिट हुए और पेशावर ज़ल्मी ने उनके ऊपर अपना जो ट्रस्ट था वो लूज किया, उनको टीम से रिलीज किया और वो बहुत अच्छी पिक साबित हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की। क्योंकि हम देखते हैं कि अभी इस हसन अली एक तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं टीम के अंदर जो है। इस्लामाबाद में हम एक ये भी चीज़ देखते हैं कि उनका जो यंगस्टर हैं, जैसे उनके कप्तान शादाब खान हैं, फिर आसिफ अली हैं, फिर हुसैन तलत हैं, फिर फ़हीम अशरफ, ये सारे एक तो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और सारे एनर्जेटिक प्लेयर हैं। फिर हसन अली का इनके साथ आकर शामिल होना एक तो एनर्जी लेवल को कितना ज़्यादा बढ़ाएगा और दूसरा यह कि हसन अली पेशावर ज़ल्मी से रिलीज होकर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं। वो उनके साथ 4-5 एडिशन खेल चुके हैं। वो उनकी केमिस्ट्री को, उनकी जो टीम की जो मीटिंग होती है वो भी अटेंड कर चुके हैं, उनकी सारी कम्बिनेशन को वो जानते हैं। तो क्या ये इनके लिए माइनस पॉइंट नहीं होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हसन अली का खेलना पेशावर ज़ल्मी के लिए? सुभान भाई, पहली बात बहुत अच्छा पिक था हसन अली का। हसन अली इज नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बहुत अच्छा राउंडर हैं और फॉर्म भी उनकी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल ड्रेसिंग रूम का माहौल जानते हैं, मीटिंग्स जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और वो प्लेयर स्ट्रेटेजी भी जानते हैं कि वो किस प्लेयर के खिलाफ क्या प्लानिंग लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी को जरा हसन अली की वजह थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी आपने कहा कि पेशावर ज़ल्मी आपके तजज़िये के मुताबिक ऑन द अप नजर आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा आपसे ये जानना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कहते हैं कि T20 जो है वो यंगस्टर की गेम है। जी बिल्कुल। और हम अगर यंगस्टर्स का कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छे यंगस्टर इस्लामाबाद ने पिक किए हैं। 5-6 यंगस्टर वो हैं जो कि पिछले 2-3 इवेंट से लगातार कंटेन भी हो रहे हैं और परफॉर्म भी करते आ रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम पेशावर ज़ल्मी की तरफ देखते हैं तो उनके जो प्लेयर्स हैं, जैसे उनके कप्तान वहाब याद हैं, सीनियर प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा एजेड भी हो चुके हैं, फिर कामरान अकमल हैं, उनके यहाँ फिर शुएब मलिक भी हैं। ठीक है कि एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है, लेकिन T20 के सिनेरियो को देखते हुए क्या आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो यंगस्टर और बिलखुसूस इन्फॉर्म यंगस्टर वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी और इस्लामाबाद का पलड़ा पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में ज़्यादा भारी कर देंगे? जी सुभान भाई, पहली बात ये देखें कि T20 यंगस्टर्स के साथ साथ बड़े लोगों का भी खेल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है। और अगर किसी बॉलर ने 4 ओवर करने हैं तो वो कोई इतनी बड़ी बात उनके लिए नहीं होती। दुनिया में जो पिक्स होते हैं आप देखें कि उनको सीनियर प्लेयर्स को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे आप पेशावर ज़ल्मी को देखें तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है उनकी और वो अपने एक्सपीरियंस के सर पे भारी पड़ सकते हैं। शुएब मलिक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कामरान अकमल हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी एज अपर हैंड, आपको लगता है इस्लामाबाद? लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आप इट मीन्स कि पेशावर ज़ल्मी
को विनिंग प्रेडिक्शन के अंदर लेके आएंगे? जी, और 70-30। अच्छा, मतलब कि इस्लामाबाद का 30% आप समझते हैं कि चांस है। और मैं इसको तो इस्लामाबाद के लिए 70 और पेशावर ज़ल्मी के लिए 30। लेट्स सी व्हाट हैपेंस क्या होता है। अच्छा, अगला मैच जो है हमारे पास रवायती हरीफ, जिनको हम जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की बात की जाती है वैसे ही हमारे डोमेस्टिक में रवायती हरीफ बनकर खेलते हैं कराची और लाहौर। इनकी टसल बहुत मशहूर है। और फिर हमने एक चीज नोट ये की है कि लाहौर कलंदर पिछले एडिशन में उनका ये रिकॉर्ड रहा कि इब्तदाई सारे मैचेस हारती थी, फिर दूसरे राउंड के अंदर जाकर वो एकदम उठती थी और फिर कुछ 1-2 मैचेस या 3 मैचेस जीत जाते थे। इस मर्तबा लाहौर कलंदर ने जो पहले इब्तदाई उनके मैचेस हैं वो जीते हैं जी। उनका मोमेंटम बहुत अच्छा इस वक्त जा रहा है। और फिर कराची का होम ग्राउंड भी है, लाहौर को कराची में जाकर खेलना है। और फिर ये बात भी कि आखिरी जो PSL का फाइनल मैच हुआ वो लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान ही हुआ और कराची वो जीत गया। तो क्या ये लाहौर कलंदर के पास उस मैच का बदला लेने का मौका होगा या नहीं? और दोनों टीमों को देखते हुए जो इनका इस वक्त मोमेंटम चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर इस मर्तबा कराची को टफ टाइम देगी? सुभान भाई, मैं समझता हूँ कि इस टाइम लाहौर के अंदर बड़ा गुस्सा है। बिल्कुल। जो आप इनकी हिस्ट्री उठाएं तो कराची ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। तो पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं, तो आप फैन वार ट्विटर पे आपको पता चलती रहती है। तो मैं समझता हूँ लाहौर इस बार कराची को सरप्राइज करेगा जी। और उनका मोमेंटम भी है, कराची का भी मोमेंटम, क्योंकि अभी हमने मोहम्मद हफीज की जो आखिरी मैचेस में परफॉर्मेंस देखी है, उन्होंने 34 बॉल के ऊपर लमसम 80 के नियर अबाउट स्कोर कर दिया। बहुत अच्छी फॉर्म। अभी हमने देखा कि जो पिछले एडिशन के उनके चैंपियन प्लेयर रहे थे, जैसे आपके पास बैंक डंक थे, फिर डेविड वेदे थे, अच्छा इसी तरह भी हारिस रऊफ नहीं खेले जी। तो ठीक है कि राशिद खान की मौजूदगी अभी हारिस रऊफ दूसरा मैच खेले। अच्छा जी, हारिस रऊफ दूसरा मैच खेले। अच्छा जी। तो अभी मतलब कहने का यह है कि उनके वो प्लेयर्स जो पिछले एडिशन के अंदर चैंपियन थे अभी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अभी उनकी बारी आना बाकी है। अभी सिर्फ वही प्लेयर्स जो पिछले एडिशन के अंदर कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दे सके थे वही इस मर्तबा क्लिक कर चुके हैं। तो कराची के लिए तगड़ा इम्तिहान होने वाला है। जी बिल्कुल। लाहौर ने जिस तरह सुभान भाई ग्रोथ की है, बहुत ही उनको सराहना मिलनी चाहिए इस चीज की। और जैसे उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन सेट किया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा वो क्लिक हो रहा है। हारिस रऊफ खेले हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, इनके कप्तान के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत की गई, क्योंकि सुहेल अख्तर जब पिछली मर्तबा इनको मोहम्मद हफीज को हटाकर इनको लगाया गया तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर ये बहस थी कि आप एक ऐसे प्लेयर को एक इंटरनेशनल लेवल की लीग के ऊपर कप्तान लेकर आ गए जिसको डोमेस्टिक में भी कोई नहीं पहचानता। और फिर जब वो इब्तदाई मैचेस हारे तो बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बल्कि यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि आप टूर्नामेंट के दरमियान ही इनको हटाकर दोबारा मोहम्मद हफीज को कैप्टन बना दें। लेकिन फिर हमने सेकंड राउंड में उसी सुहेल अख्तर को टीम को उठाते हुए देखा, उसने अपनी बैटिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर अभी अबू धाबी के अंदर जो T10 लीग हुई उसमें भी कलंदर की कप्तानी सुहेल अख्तर ने की। तो सुहेल अख्तर की कैप्टनसी को आप कैसे समझते हैं कि वो एक ऐसे माहौल से आ रहे हैं जहां उनको कोई जानता नहीं था और वो इतनी बड़ी टीम को इतनी बड़ी लीग के अंदर लीड कर रहे हैं और अच्छा खासा उनका कामयाब एक्सपीरियंस जा रहा है? सुभान भाई, सुहेल अख्तर के बारे में समझता हूँ कि जैसे हर बड़ा प्लेयर अच्छा कप्तान नहीं बन सकता, वैसे ही कोई छोटा प्लेयर उसमें कप्तानी की क्वालिटीज होती हैं। सुहेल अख्तर ऑलराउंडर हैं, ओपन भी कर रहे हैं टीम के लिए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छे कप्तान अपनी टीम के लिए साबित हुए हैं। उनमें बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। यहाँ मुझे लगता है मेरा ओपिनियन ये है कि उनको ओपन नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ओपन उनको नहीं करना चाहिए। वो अगर अब नंबर 3 नंबर 4 पे आते हैं, मुझे लगता है वो लाहौर के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि जब अगर क्राइसिस आता है, अगर कप्तान नीचे से आके लीड करेगा तो वो ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा और टीम का मोरल बूस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं राशिद खान, क्योंकि कराची के पास जो ओपनर हैं बाबर आजम, हमने अभी उनको माजी में देखा कि जब साउथ अफ्रीका से इनकी सीरीज थी तो वहां पर जब अच्छा स्पिनर बॉल कर रहा था तो बाबर आजम 3 मरतबा स्पिनर से आउट हुए अर्ली ऑन। और फिर लेग स्पिनर को समझना, जब राशिद खान गुगली डालते हैं तो उसको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या फिर शर्जील खान उनके साथ ओपन करेंगे तो शर्जील खान चूंकि लेफ्ट हैंड हैं और लेफ्ट हैंड के ऊपर जो लेग स्पिन की अगर गुगली अच्छी हो रही हो तो वो उसके लिए काफी मुश्किलात पैदा करता है। तो क्या राशिद खान को आप ट्रम्प, फिर आगे कॉलिन इनग्राम ने भी आना है और वो वैसे साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के बारे में ये मशहूर है कि वो लेग स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। तो राशिद खान का कितना इंपॉर्टेंट रोल आप समझते हैं? राशिद खान की 4 ओवर इस मैच को डिसाइड कर सकते हैं। राशिद खान
नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बिल्कुल, और जब वो ग्रिप कर लें फिर वो छोड़ते नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो फिर मुझे लगता है कि राशिद खान इस मैच का फैसला करने वाले हैं। यानी कि ट्रम्प कार्ड जो है वो जी इस मैच बिल्कुल में बिल्कुल राशिद खान ही। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। और अच्छा, फिर अगर हम ये समझते हैं कि वो जी। इनका ट्रम्प कार्ड है, जी जैसे हमें पता है कि अभी 2 मार्च से अफगानिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ यूएई में सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जी तो इनका जाना लाहौर कलंदर के लिए कितना नुकसानदेह होगा? राशिद खान के लिए मुझे लगता है कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो सकता है। होगा। बैटिंग भी करते हैं, हम्म। बॉलर तो आउट क्लास वो हैं ही है। यहाँ से राशिद खान का नुकसान इनको होगा। तो फिलहाल लाहौर मुझे लगता है कि राशिद खान ट्रम्प कार्ड है तो कराची को टफ टाइम दे देंगे बिल्कुल ये। और उसके बाद राशिद खान के जाने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको एक और स्पिनर डालना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला मैच है जी। पीएसएल में, वो इस्लामाबाद का और कोयटा का है। जी कोयटा का अभी तक जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, कोयटा थोड़ी सी उनको कम्बिनेशन में डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं। फिर सरफराज अहमद ने जिस तरह ओपनिंग के ऊपर आकर जो एक कम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया, वो थ्योरी उनकी कुछ क्लिक नहीं की। जी और इस्लामाबाद पे जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टीम है और अपनी इब्तदाई मैचेस भी जीत चुकी है। तो क्या समझते हैं कि इन दोनों टीमों में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? सुभान भाई, आपने वो सुना हो कि हर अरूज पे जवाल है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोयटा का यह सीज़न कुछ इतना खास जाएगा, क्योंकि उनको सरफराज अहमद पहले ही मैच में ओपनिंग करने जिस तरह वो आए, वो साफ लग रहा था कि वो रिजवान को देख के ओपनिंग करना चाह रहे हैं कि अगर कहीं फ्यूचर में रिजवान अनफिट होते हैं तो पाकिस्तान टीम में सरफराज एज अ ओपनर। हालांकि जिस वक्त सरफराज खुद कैप्टन थे तो हमने इस बात पर बहुत ज्यादा, बल्कि मीडिया में शोर भी था कि आप अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहे। सरफराज अहमद नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन हैं, ठीक है। और 2015 के वर्ल्ड कप में जब एज अ ओपनर आए तो उन्होंने वहां पर आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी बनाई। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन जो है 48 रन की इनिंग खेल के मैच को अच्छा मोमेंटम दिया। लेकिन उस वक्त वो कप्तान नहीं थे, मिसबा कप्तान थे और वो कहते थे कि मैं ज्यादा अच्छा ओपनर हूँ। लेकिन फिर हमने देखा कि जब वो खुद कैप्टन बने तो वो 6-7वें नंबर पर चले गए। उस वक्त उन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया और अब फिर वो रिजवान को देख कर क्या ओपनर बन गए हैं या टीम के कम्बिनेशन की वजह से उनको ओपनिंग, क्योंकि इस मरतबा अहमद शहजाद भी इनके साथ मौजूद नहीं है। सरफराज बिल्कुल रिजवान को देख के ओपनर बने हैं। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो अपने आप को एज अ ओपनर एस्टेब्लिश कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया। 2015 में वो एज अ ओपनर खेलना चाहते थे, उन्होंने मीडिया में बोला। जब मीडिया ने उनसे सवालात पूछे कि भाई आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऊपर देखेंगे। वो वक्त ना आया और सरफराज ने खुद को नीचे बहुत सुभान भाई जाया किया। बहुत ही पोटेंशियल प्लेयर, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं सरफराज अब कंफ्यूज लगते हैं। और दूसरी बात सुभान भाई यहाँ पे बाद में जरूर करना चाहूंगा, सरफराज की कप्तानी पर उनका एटीट्यूड बिल्कुल प्लेयर्स के साथ ठीक नहीं है। अगर बॉलर को मार पड़ती है उसको उठाने वाला कौन होता है? कैप्टन, कप्तान। अब आपका कप्तान विकेट छोड़ के बॉलिंग एंड पे भाग के जा रहा है आपको डांटने के लिए, वो कहेगा यार ये किस किस्म का इंसान है, मुझे डांट रहा है, मेरी पीठ पे थपथपाए। आपने एमएस धोनी को आज किसी बॉलर को डांटते देखा है? नहीं। बहुत कूल कैप्टन है, यही उनकी कामयाबी का राज। वो अपने बॉलर्स को बैक करते हैं। आप अपने बॉलर्स को बैक करें, आप अच्छा इखलाक रखें। मीडिया में बातें हो रही हैं कि सरफराज का एटीट्यूड प्लेयर्स के साथ ठीक नहीं है, तो सरफराज को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो कैप्टन है, लीडर है, ही इज नॉट अ डिक्टेटर। बिल्कुल ठीक है उनका। और पाकिस्तान टीम में भी हमने ये देखा गया कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा डांट डपट करते हैं। अच्छा, इस मैच में या बल्कि पूरी कोयटा की अगर हम ओवरऑल भी बात करें, गेल फैक्टर क्योंकि क्रिस गेल के बारे में भी यही खबरें आ रही हैं कि वो भी पूरे पीएसएल के लिए अवेलेबल नहीं है, वो भी 3-4 मैचेस के बाद चले जाएंगे और उनकी जगह फाफ डुप्लेसिस का चांस है कि वो उनको रिप्लेस करेंगे। तो जब तक क्रिस गेल मौजूद हैं, गेल फैक्टर कोयटा के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, या फिर यह है कि गेल का एरा गुजर चुका है और वो उनका फैक्टर नहीं रहा? क्योंकि अभी हमने पीएसएल के पिछले मैच में गेल को उस अंदाज में देखा जिसके लिए वो फेमिलियर हैं। तो क्या समझते हैं क्रिस गेल का सिनेरियो अब ये बना हुआ कि 5 मैच 0 और एक मैच में 68-69 और अब उस बेस पे अगले वो 5 मैच ले लेंगे। तो मैं क्रिस गेल को यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता। चलेंगे तो चल जाएंगे, नहीं तो आई डोंट थिंक सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोयटा क्रिकेट। जी नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। गिब्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अभी कोयटा की जो क्रिकेट स्केल का सेक्टर था उसके बारे में बात कर रहे थे, और अगला मैच जो है वो फिर कोयटा का चूँकि मुल्तान के साथ है तो क्विकली हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा इनका तजदिया लेते जाते हैं। तो कोयटा और मुल्तान मैच, अब पहले आपने जिस तरह भी मुल्तान के बारे में कहा था कि उनको अच्छे सीमर्स खिलाने की ज़रूरत है जी, कोयटा के साथ जब इनका जोड़ पड़ेगा जी, तो वहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि स्पिनर्स का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक जी काफ़ी मैचेस और भी गुजर चुके होंगे और पिच जो है वो पुराना हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप क्या समझते हैं कि अभी स्टिल पेसर्स का ही रहेगा होल्ड, या कि स्पिनर्स अब मैच के अंदर वापसी करेंगे? सुभान भाई, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सीन चेंज हो चुका होगा, स्पिनर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट हो चुकी होगी। मुल्तान का कम्बिनेशन उनको इस मैच में ज़रूर हेल्प करेगा। मुझे लगता है इस मैच में इमरान ताहिर को खेलना चाहिए। इमरान ताहिर खेलेंगे बहुत जल्द, जैसे ही स्पिनर्स का बोलबाला हुआ इमरान ताहिर आपको स्क्वाड में। फिर यहाँ पर अगर इमरान ताहिर की हम बात करते हैं तो क्या 3 लेग स्पिनर हम खिलाएंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि शाहिद आफरीदी को वो जब तक शाहिद आफरीदी खुद खेलना चाहेंगे उनको वहाँ से टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। ठीक, और फिर हम अभी शाहिद आफरीदी की अगर बैटिंग की बात करते हैं तो वो तो पिछले कई सालों से हमें उनका एक बिहेवियर पता चल चुका है कि वो चूँकि बहुत ज़्यादा मैचेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं तो उनकी वैसी परफॉर्मेंस या वैसी फिटनेस नहीं है, और वो उनका एक फैक्टर होता है कि वो जिस दिन चल जाएंगे, जिस दिन उनका डे होगा उस दिन वो फिर दूसरी अपोजिशन को बिल्कुल बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। लेकिन जो मेरा यहाँ पर एक पॉइंट है वो ये है कि शाहिद आफरीदी की अगर आप बॉलिंग देखें जी तो वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, बैटिंग हमेशा उनकी डिस्कशनेबल रही है, मगर बॉलिंग पर कभी बात नहीं हुई जी। तो बहुत अच्छे लेग स्पिन बॉलर रहे। और अभी मैं अगर उनकी मादी की लेटेस्ट फॉर्म की बात करता हूं तो अभी हमने उनको कलंदर्स की जानिब से यूएई में जो अबू धाबी T10 लीग हुई वहां बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर अभी जो PSL के इब्तदाई मैचेस हैं उनके अंदर भी उनका बॉल बहुत अच्छा ग्रिप कर रहा है। इट मीन कि उनकी फिटनेस बेहतर है और वो फॉर्म में है जी। तो फिर वैसे भी शाहिद आफरीदी को टीम से ड्रॉप करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज उनका एक अलग से एक पावरफुल प्लेयर तो हैं, उसके साथ साथ वो उनकी जो पर्सनैलिटी का फैक्टर है, क्योंकि वो जब मैच खेलते हैं तो मुखालिफ टीम के ऊपर भी और क्राउड गैदर भी वो हैं जी, बिल्कुल। तो उनका तो खेलना बनता है जी। और फिर हमारे पास उस्मान कादिर हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, पिछले डोमेस्टिक के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका सीरीज में भी, और ये PSL भी इनका बहुत अच्छा जा रहा है। तो इन 2 लेग स्पिनर के होते हुए क्या आप समझते हैं कि तीसरा लेग स्पिनर और वो इमरान ताहिर खेल सकते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक को रेस्ट करवाया जाएगा? सुभान भाई, मुझे लगता है कि यहाँ पे उस्मान कादिर को कुछ मैचेस में रेस्ट दिया जाएगा, शाहिद अफरीदी को रेस्ट नहीं दिया जाएगा। उस्मान कादिर जाहिर बात यंग है, आगे जब टफ मैचेस हो सकते हैं। इमरान ताहिर इज़ अ वेरी गुड, आपको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो सीजन कैंपेनर हैं। वो बिल्कुल इमरान ताहिर उस्मान कादिर की जगह खेलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। शाहिद अफरीदी नो डाउट अपने दिन पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 लेग स्पिनर्स के साथ जाना, और ना ही मुल्तान कभी जाएगी 3 के साथ। हाँ, विकेट कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई टर्न, लेकिन अगर तब भी हम बात करें जी तो 3 लेग स्पिनर्स का एक साथ खेल जाना काफी, क्योंकि अभी हमने मादी में कभी इस किस्म का नहीं देखा जी। तो इस यही नजर आता है कि अगर इमरान ताहिर की जगह बनानी है तो या तो उस्मान कादिर को बिठाना पड़ेगा, या फिर ये है कि चूंकि शाहिद आफरीदी उम्र के इस हिस्से में है कि वो लगातार सारे मैचेस, क्योंकि आगे जाकर इनको कुछ मैचेस मुल्तान को ऐसे भी खेलने हैं कि जहां एक दिन के बाद अगले दिन फिर इन्हीं का मैच होगा जी। तो मैं भी वहां पर जाकर शाहिद आफरीदी को रेस्ट की ज़रूरत पेश आए और फिर वहां इमरान ताहिर को उनकी जगह रिप्लेस किया जाए, ये भी तो मुमकिन है। ये उनकी अपनी कॉल है, बिल्कुल वो अपनी एज को देख के रेस्ट कर सकते हैं। मैं ये मैच स्किप करता हूँ, वो मुझे लगता है वो कर सकते हैं जी, कि मुझे रेस्ट, क्योंकि हमने पिछले PSL में भी देखा कि वो सारे मैचेस नहीं खेले, वो लगातार 5-6 मैचेस के बाद फिर उन्होंने बीच में 1-2 मैचेस का ब्रेक लिया और फिर आखिरी राउंड के लिए वो दस्तयाब थे। आगे जब बर्डन आएगा तो हो सकता है मुल्तान आगे जाए, तो हो सकता है अपने आप को वो सेमीफाइनल प्लेऑफ राउंड के लिए वो बचा के रखें। तो मुझे लगता है इस मैच में मुल्तान एज अपर हैंड, मुल्तान का लड़ा मैं भारी समझता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पर हम अगर कोयटा की बॉलिंग की बात करते हैं जी, तो उनके पास बहुत एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो हमारे इस वक्त डोमेस्टिक ये जो हमारे नेशनल चल रहे हैं, जैसे मोहम्मद हसनैन है, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर 150
KPH के साथ वो बॉल जी। करते हैं। फिर नसीम शाह, जिनको पिछले PSL की दरियाफ्त कहा गया और बहुत ज़्यादा उनको एक उनकी हाइप क्रिएट की गई, उनको टेस्ट भी हमने ठीक खिला है दिया। कि अर्ली ऑन खिलाया, इस पर भी मैं आपसे पूछूंगा। जी। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि उस्मान शनवारी इनके पास मौजूद हैं। फिर ऑलराउंडर में इनके पास अनवर अली भी मौजूद हैं। जी। एक खिलाड़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इनकी टीम में की रोल प्ले करता है वो बॉलिंग में नज़र आ रहा आगे चलने वाले मैचेस में, वो जाहिद महमूद है। ही इज अ जेन्युइन लेग स्पिनर, वेरी गुड बॉलर। ठीक है, और हमारे इस सर्किट के अंदर जो 3-4 टॉप लेग स्पिनर मौजूद हैं, इवन दो कि T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शादाब खान और यासिर शाह से भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि उनकी गुगली के बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि लेग स्पिनर का सबसे अहम हथियार तो गुगली है, होता है। क्योंकि अगर वो एक ही बार लेग स्पिन बॉल करता जाए तो वो रीड हो जाता है जी। अगर किसी बॉलर के पास अच्छी गुगली है और वो उसको अच्छी लाइन और लेंथ के साथ फेंकता है तो वो उसकी विकेट टेकिंग डिलीवरी ही मानी जाती है। नो डाउट। और जाहिद महमूद के बारे में ये कहा जाता है कि ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर। गुगली उनकी बहुत अच्छी है और गुगली उनकी आसानी से रीड भी नहीं होती जी। तो आप इनकी बॉलिंग को कैसे समझते हैं? इनके एक्सप्रेस फास्ट बॉलर और फिर इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी तगड़ा है। जी सुभान भाई, मैं समझता हूँ कि अनवर अली नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, सीम बॉलर हैं, तो जहाँ पे उनको हेल्प मिली हवा में, जहाँ पे कराची में नमी है उनका बॉल हिलेगा। बिल्कुल। दूसरा जाहिद महमूद इज़ अ वेरी गुड बॉलर, डेफिनेटली बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं और पहले मैच में इनको ड्रॉप किया गया जाहिद महमूद को, जो कि नहीं करना चाहिए था। दूसरे मैच में इनको खिलाया वो गया, डिसीजन उनका गलत साबित हुआ जी। हमने देखा उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। मोहम्मद हसनैन बहुत अच्छे बॉलर, 150 प्लस बट नो एक्यूरेसी। उनको आइडिया नहीं कि मैंने किन एरियाज में अभी बॉल फेंकनी है, उनको इतनी जल्दी टेस्ट खिला देना। सेम नसीम शाह, उनको कोई डोमेस्टिक का कोई पता नहीं है, वो जो बेचारे पीछे 5-5 आउट करके हड्डियां तोड़वा के बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, लकी लोग इनको बोल सकते हैं। और तो जब तक इनको आप डोमेस्टिक में नहीं भेजेंगे, जब तक उनको अपने एरियाज का पता दे यार, वो अब कामयाब नहीं हो सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस्मान शनवारी इज़ अ गुड बॉलर, तो वो इनके लिए यहाँ पे अच्छे साबित हो सकते हैं बिल्कुल। और सुभान भाई, क्वेटा की बॉलिंग ठीक अच्छी बॉलिंग है, इनका कम्बिनेशन बॉलिंग का अच्छा है। जैसे ही क्लिक हुआ, जाहिद महमूद अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, उस्मान शनवारी भी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, तो गुड ओवरऑल गुड बॉलिंग कम्बिनेशन। अच्छा, अगला मैच जो है वो जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान खेला जाएगा, अब ये फिर एक बहुत ही दिलचस्प मैच जो है, क्योंकि दोनों तरफ से कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं। और मैं बार बार इस्लामाबाद के एनर्जी लेवल की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि उनको जो 2 टूर्नामेंट वो पहले जीते हैं, गो के उस वक्त मिसबा उनके कैप्टन थे, लेकिन अगर आप उनकी टीम की मादी की परफॉर्मेंस देखें तो यही जो यंगस्टर थे, हमने इन्हीं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फ़हीम अशरफ को यहाँ से हमने देखा, फिर हमने शादाब खान को देखा, आसिफ अली को देखा, हुसैन तलत, ये सारे वो प्लेयर थे जो यहाँ पर PSL में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल टीम तक पहुँचे। और ना सिर्फ पहुँचे बल्कि रुमान रईस भी इनके साथ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी वो उनकी जो बॉलिंग है, लेफ्ट आर्म अच्छे स्लो वन भी करते हैं, बाउंसर भी उनका अच्छा है। और लाहौर जिस तरह अभी इनका मोमेंटम चल रहा है, तो क्या दोनों टीमें बैलेंस नज़र आती हैं या आपको नज़र आता है कि कोई एक टीम थोड़ा सा अप है और थोड़ी सी एक टीम डाउन है? सुभान भाई, मुझे लगता है कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच होगा और बहुत ही क्लोज कॉल होगी, जो भी टीम जीतेगी, और अच्छा नाज़रीन को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मुझे जहाँ तक अपर हैंड लगता है, वो मुझे लग रहा है कि इस मैच में इस्लामाबाद लाहौर को सरप्राइज करेगा जी, मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप अगर इस्लामाबाद को देखें तो बहुत अच्छे यंग प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, सेम लाहौर का भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें इस्लामाबाद का अपर हैंड लग रहा है। हसन अली का आप क्या समझते हैं कि लाहौर की बैटिंग जिस तरह, क्योंकि वो जब मिडल ओवर में आते हैं, और हम लाहौर का ये मादी में कोलैप्स होता देख चुके हैं कि मिडल ओवर में उनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, बिल्कुल करती है। वो अगर ओपनिंग स्टैंड उनको अच्छा मिल जाता है तो वो उसको कंटिन्यू करते थे, या फिर लोअर मिडल ऑर्डर में आखिरी ओवर में डेविड बेदे को या बेन डंक को हमने अच्छा खेलता हुआ पिछले एडिशन में देखा। लेकिन मादी का इनका यही रिकॉर्ड रहा कि इनकी बैटिंग बीच में जाकर कोलैप्स करती है। और हसन अली के बारे में यही मशहूर है कि ही इज़ अ नॉट गुड बॉलर विद न्यू बॉल, बट ही इज़ वेरी ब्रिलियंट बॉलर विद ओल्ड बॉल। ठीक है कि T20 के अंदर बॉल इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं होता, मगर उसके बावजूद हसन अली का जो एक फैक्टर है कि वो बीच में जब आते हैं मिडल ओवर में, तो वहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं। तो कितना कि ये चीज़ डैमेजिंग होगी इन दोनों चीज़ों को देखते हुए। अच्छा, यहाँ पे हसन अली से पहले मैं एक और ट्रम्प कार्ड की बात करना चाहूँगा।
वो है डेब्यूटेंट मोहम्मद वसीम, जिन्होंने पीएसएल में डेब्यू किया है, जो केपीके की जानिब से जी। उन्होंने पहले में 3 विकेटें ली हैं और ये लाहौर को सरप्राइज कर सकते हैं। हसन अली और मोहम्मद वसीम ने, फ़हीम अशरफ आप जानते हैं बहुत अच्छी गुड बॉलर, और चलती हसन अली और मोहम्मद वसीम ने अगर पहले स्पेल में, पहले 6 ओवर में 2-3 विकेटें ले ली तो लाहौर को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आपको हसन अली का जो पहला स्पेल है वो ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट देख रहे हैं, या कि जब वो दूसरे स्पेल में जब वो 12 ओवर के बाद आते हैं और वहाँ पर जो 2 ओवर करते हैं, वो जब जिस तरह हम उनका रिकॉर्ड जानते हैं माजी का, वहाँ वो लाजमी 1 या 2 क्रूशल विकेट जो है वो उठाते हैं। मुझे लगता है हसन अली का दूसरा स्पेल इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे 12 ओवर हो चुके होते हैं और जाहिर बात है वो हिट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 2-3 विकेटें गिर सकती हैं, और मोहम्मद वसीम पहले स्पेल में ज़्यादा किरदार अच्छा अदा कर सकते हैं। और जफ़र गौहर के बारे में मेरा ये कहना है कि गुड बॉलर, तो उनको चांस मिलते रहना चाहिए, और वो भी अगर यहाँ पे 1 आधे विकेट लाहौर गिरा देते हैं, लाहौर ट्रबल में यहाँ पे आ सकती है। क्योंकि अभी आपने स्पिनर की बात की, और पीएसएल अब जिस तरह आगे थ्रू आउट चलेगा तो स्पिनर्स का, तो शादाब खान के साथ जफर गौहर एक अच्छा वो एक कम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, क्योंकि शादाब खान जो हैं वो राइट आर्म लेफ्ट स्पिनर हैं और जफर गौहर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, तो दोनों की वैरायटी एक दूसरे से चेंज हैं जी। और बैट्समैन को सेट होने का टाइम भी अगर दोनों एंड से लग जाए तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है सेट होने में भी, तो इस्लामाबाद है अपर हैंड। अच्छा, जाते जाते चूंकि प्रोग्राम का बिल्कुल इख्तितामी वक्त है, हम स्टार्ट में जो आपने बात की कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है जी, मैं उसी बात को थोड़ा सा मजीद यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि हम दुनिया भर में एक ट्रेंड देखते हैं कि जब आपका प्रीमियर इवेंट होता है, खा वो फर्स्ट क्लास हो, वनडे हो या T20 हो, आपके जो ब्रांडेड प्लेयर्स होते हैं, बेशक वो सिर्फ टेस्ट खेलते हों या ODI के हों, वो आपकी उस क्रीम जो आपकी जिस तरह PSL है, या हम इंडिया में IPL की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में हम बिग बैश देखते हैं, इंग्लैंड के अंदर हम T20 ब्लास्ट की बात कर लें, वो प्लेयर तो खेलते ही खेलते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ खिलाड़ी मेरे जहन में अचानक उनके नाम आए, तो मैंने कहा कि उसी बात को दोबारा यहाँ जोड़ते हैं जी। अब देखें, हमारे टेस्ट स्क्वाड के अंदर हमारा इस वक्त जो मिसबा और यूनुस के जाने के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस्ड टेस्ट बैट्समैन है अजहर अली जी, हमने उनको लाहौर कलंदर की जानिब से इब्तदाई एडिशन के अंदर PSL खेलते हुए देखा, हमने उनको ODI के अंदर भी अच्छी बैटिंग करते हुए देखा, और हमने उनके बारे में ये चीज़ भी देख रखी है कि ठीक है कि उनके ऊपर एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन का धब्बा लग चुका है, मगर जब वो वनडे बदकिस्मती से मगर जब वो वनडे या T20 में जितना हमने उनको खेलते हुए देखा, हमने उनको बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए देखा, वो बहुत अच्छा स्ट्राइक रोटेट करते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आप T20 के अंदर तमाम के तमाम एक ही स्टाइल के प्लेयर तो नहीं लेके जा सकते ना, कि सभी हिटर हों, आपको बीच में कोई तो एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है जो टीम को लेकर चले, जिसके इर्द गिर्द सारी जो बैटिंग है वो रोटेट करती है जी। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से इवन कि हमने ड्राफ्ट के अंदर भी अजहर अली को शामिल नहीं किया। फिर हमारे टेस्ट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन असद शफीक हमारे यहाँ PSL के अंदर इब्तदाई 2 एडिशन के बाद वो कोयटा की जानिब से खेलने के बाद वो भी बाहर हो चुके हैं। फिर आपने उमर अकमल की बात की, आपने अहमद शहजाद की बात की, फिर अगर हम खुरम मंजूर की बात करें तो नो डाउट इस वक्त हमारे जो वनडे सर्किट है उसमें सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी खुरम मंजूर के पास हैं, वेरी गुड प्लेयर, और T20 के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर हमने शाहजेब हसन और खालिद लतीफ़ को कुर्बानी का बकरा खामखा बना दिया, हम अवैस दिया, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा नाम लिया। तो इस तरह बहुत लंबी फहरिस्त है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ मोहम्मद समी, बहुत जिनके बारे में लेजेंड फास्ट बॉलर, बहुत ज़्यादा बातचीत की गई, और हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फतूहात थी, जो उन्होंने एडिशन जीता, उसमें मोहम्मद समी बेस्ट बॉलर बने जी। उन्होंने उनको फाइनल भी जितवाया और जो एलिमिनेटर सेमीफाइनल था वो भी जितवाया जी। इसी तरह ताबिश खान हम देखते हैं कि वो डोमेस्टिक के अंदर 500 से ज़ायद विकेट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह के बेशुमार हमारे पास प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे डोमेस्टिक के हीरोज़ हैं, जो हमारे नेशनल चैम्पियन हैं, मगर या तो बदकिस्मती से हमने उनको जानते बूझते हुए कह लें, या इसको अनफॉर्चुनेट फैक्टर कह लें कि हम अव्वल तो उनको ड्राफ्ट में नहीं लेके आए, और अगर कहीं वो गलती से ड्राफ्ट में शामिल हो गए हैं तो फिर जो हमारी ये जो PSL फ्रेंचाइजीज़ हैं, इनके मालकान ने उनको इतना अहम नहीं समझा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फैक्टर है कि हम अपने खिलाड़ियों को बजाय इसके कि डेवलप करें, उनको बैरूनी दुनिया में ब्रांड बनाएं, और फिर हम देखते हैं कि बाकी जितने भी हमारे यहाँ लीग्स हो रही हैं इधर उधर, वहाँ पर ब्रांड बनाए जाते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर एक खिलाड़ी आप उसमें टैलेंट देख रहे हैं कि वो इस चीज़ का अच्छा खिलाड़ी है,
तो फिर उसके ऊपर वर्क किया जाता है। जी। तो क्या समझते हैं कि ये इनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? सुभान भाई, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। अगर हम इस पे बात करें तो हम ना जाने कितने प्रोग्राम हम कर सकते हैं कि हमारे कितने हीरोज को जाया किया। हम इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम इंशाल्लाह जी जरूर आने करेंगे, वाले दिनों में करेंगे किस तरह कि किया हमने गया। किन किन अपने टैलेंटेड प्लेयर को वेस्ट किया जी, और बिलखुसूस हम अपने ब्रांड प्लेयर्स को लीग में क्यों नहीं लेके आते। अगर हम उन प्लेयर्स की लिस्ट बनाएं तो एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है। अजहर अली की मैं बात करना चाहूँगा। अजहर अली ने जब वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उन्होंने पहले पीसीबी से कॉन्टैक्ट किया कि मैं काउंटी खेलना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं आपके वनडे प्लान में हूँ या नहीं, आप मुझे बता दें। उनको साफ बोला गया कि भाई तुम हमारे वनडे प्लान में नहीं हो। एक ऐसा प्लेयर जिसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही अहम किरदार बैटिंग में अदा किया। बिल्कुल, अगर उनकी परफॉर्मेंस आप निकाल के देखें 67 68 समथिंग उन्होंने फाइनल में किया, वो किसी को याद नहीं है। मोहम्मद आमिर के 3 आउट सबको याद है, फखर जमान की सेंचुरी हमें याद सबको याद है। जहाँ पे विकेट को सहारा दिया, बारी को सहारा दिया पाकिस्तान की, वो किसी को याद नहीं है। उन्होंने पूरी उस टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी उनकी, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक सेंचुरी भी थी। जी, उनका कसूर ये है कि वो एक टेक्निकली साउंड बैट्समैन है और पाकिस्तान में टेक्निकली साउंड बैट्समैन को T20 के काबिल नहीं समझा जाता, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हमने अगर हम बात वेरी गुड वनडे, मैं यहीं पर आपकी बात काटूंगा क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग के इब्तदाई एडिशन थे, हमने इंडिया के सबसे मशहूर टेस्ट बैट्समैन राहुल द्रविड़ को भी नुमाइंदगी करते देखा T20 में। बिल्कुल। अच्छा, महिला जयवर्धने के बारे में कहा जाता है कि वो बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन है और वो एक लंबा अरसा आईपीएल के अंदर बिल्कुल खेले हैं, T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर खेलते रहे। तो दुनिया में ये रुझान पाया जाता है कि जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है टेस्ट का, वो T20 में अच्छा साबित होता है। और बिल्कुल जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है वो किसी भी शोबे में अच्छा, चाहे वनडे हो T20 हो, वो कहीं भी मार नहीं खाता। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने राहुल द्रविड़ की है। बिल्कुल। और अजहर अली बहुत, बस उनके साथ अब सुभान भाई, अजहर अली के अलावा आप कितने प्लेयर्स की और बात करेंगे? और मैं अब पूरी फरिस्त आपके सामने है। खुर्रम मंजूर, अजहर अली, जिस मुल्क में आबिद अली जैसे प्लेयर को 30 साल के बाद डेब्यू करवाया जाए, उसके बाद वो कहा तुम्हारे पास ज्यादा 3-4 साल है खेलने के लिए, और इंडिया जैसे मुल्क में 40 साल तक सचिन रमेश तेंदुलकर खेलता है, तो हम उस मुल्क की क्रिकेट का क्या हाल होगा? आपके सामने हाल, स्टैंडर्ड जैसे पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आ रहा है और जैसे हमारे हमसाया मुल्क जैसे वो तरक्की कर रहा है क्रिकेट में, तो जब तक आप अपने प्लेयर्स के साथ ये कुछ करेंगे, आपकी क्रिकेट कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पे सिर्फ अपने मफादात को देखा जाता है, कोई प्लेयर्स को लुक आफ्टर नहीं है। और कितने न जाने कितने टैलेंटेड प्लेयर इस वजह से इस शोबे को छोड़कर जा चुके हैं। ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग दास्तान है जो हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको खेल और खिलाड़ी की ये जो PSL स्पेशल एपिसोड थी पसंद आई होगी। अपनी तजावीज़ और आरा से कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। खेल और खिलाड़ी के साथ अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages.